किसी भी गांव से, किसी भी समाज से जब एक बच्चा सफल होता है तो उसके पीछे कम से कम 10, 20, 50 बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर का जब जन्म हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने जिद की कि मैं स्कूल जाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर अपने परिवार के 14वें बच्चे थे, 14th। अंबेडकर से पहले उनके परिवार में किसी व्यक्ति ने चौथी पास नहीं की थी, 4th क्लास। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस दिन स्कूल जाने की जिद की तो उनकी मां ने उनको अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि बेटा स्कूल जाना शुरू तो कर रहे हो आप, लेकिन स्कूल बीच में छोड़ मत देना। तो अंबेडकर को बड़ा अजीब लगा कि यार माँ ऐसी बात क्यों कह रही है मुझे कि नहीं माँ स्कूल नहीं, बिल्कुल 100% जाऊंगा, मैं डेली जाऊंगा। कि सोच लेना जिस प्रकार का समाज है, जिस प्रकार की सोसाइटी है और जिस प्रकार का एक भेदभाव हमारे समाज में है, उस भेदभाव से पार पाना छोटी बात नहीं होगी। तेरे को बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अगर तू संघर्षों को पाट गया तो फिर हमारे वर्ग के, हमारी जाति के हजारों लाखों युवाओं के लिए कोई प्रेरणा स्रोत होगा। लेकिन अगर तूने स्कूल जाना बंद कर दिया तो उनके सपने अधूरे रह जाएंगे, फिर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जब पहले दिन स्कूल गए तो फिर जो भेदभाव की बात उनकी माननी की थी उनसे, उसकी शुरुआत हो गई। बाकी बच्चे आपकी तरह ऐसे क्लासरूम के अंदर बैठे, डॉक्टर अंबेडकर को कमरे के बाहर बिठाया गया। बाकी बच्चों के बैठने के लिए तरीके की स्पेशल व्यवस्था स्कूल के द्वारा की गई। डॉक्टर अंबेडकर को बैठने के लिए खुद के घर से लेकर जाना पड़ता था कुछ भी बिछाने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर को ना तो बाकी बच्चों के साथ बैठने दिया जाता था, बाकी बच्चे जहां पर जूते चप्पल बाहर खोला करते थे, डॉक्टर अंबेडकर को वहां बैठकर पढ़ना पड़ता था। शुरू में बड़ा अजीब सा लगा उसको, क्या ये तो बड़ी अजीब सी बात है, शिक्षक अंदर पढ़ा रहा है और मैं गेट के बाहर बैठ करके पढ़ रहा हूं। लेकिन अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उसके बाद में जब पानी पीने की बारी आती तो डॉक्टर अंबेडकर को बाकी बच्चों के साथ पानी पीने का अधिकार नहीं था। स्कूल के चपरासी को ये काम दे रखा था कि ये बच्चा नीचे बैठेगा और तू इतना ऊपर से पानी डालेगा और फिर वो पानी पिएगा। लेकिन अगर कभी चपरासी छुट्टी पर होता तो फिर अंबेडकर साहब पानी नहीं पीते थे उस दिन। इन विपरीत परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी स्कूलिंग जारी रखी और फिर उनके टैलेंट के दम पर हिंदुस्तान के बहुत चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। जो वो बाहर चले गए, वो यूएस से उन्होंने स्टडी की, लंदन में उन्होंने पढ़ाई की। बताया तो यहां तक जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ना केवल इकोनॉमिक्स से, ना केवल एंथ्रोपोलॉजी से, बल्कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके संदर्भ में एक विशिष्ट अनुभवी व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर को माना जाता है। जब अंबेडकर साहब लंबे समय तक बाहर रहे, जब उन्होंने इतने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, वहां पर इतनी अच्छी एजुकेशन उन्होंने गेन कर ली, तो उनको लगा कि अब तो हिंदुस्तान का समाज बदल चुका होगा। और जब मैं इतनी महत्वपूर्ण डिग्री लेकर के वापस हिंदुस्तान लौट रहा हूं तो हिंदुस्तान को तो बड़ा गर्व होना चाहिए मेरे ऊपर, क्योंकि उस समय डॉक्टर अंबेडकर चुनिंदा लोगों में से थे। डॉक्टर अंबेडकर को ये ऑफर आया गुजरात के महाराजा से, क्या वापस भारत आ जाओ, आपको बढ़िया एवन नौकरी दी जाएगी, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगर डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो यूएसए या लंदन जैसी जो विश्व की वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर काम कर सकते थे और अपना जीवन बड़े बेहतरीन तरीके से जी सकते थे। क्या जरूरत थी उनको हिंदुस्तान वापस आकर के समाज के भेदभावों को सहने की। लेकिन उनको इस बात का पता था कि अगर आज मैंने संघर्ष नहीं किया तो आगे आने वाले समय जितनी सारी जनरेशन से, जितनी सारी पीढ़ियां हैं, उनके साथ इसी प्रकार का भेदभाव होता रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर जब वापस से भारत पहुंचे तो उनको लगा कि यार मेरा शानदार तरीके से स्वागत किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा, इतनी महत्वपूर्ण एक उपलब्धि लेकर के मैं वापस भारत लौट रहा हूं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को लेने कोई नहीं आया। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर को इंटरनली संतुष्टि हुई कि कोई नहीं, हो सकता लोग भूल गए होंगे कि आज मैं आ रहा हूं। जब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया तो वहां पर उन्होंने देखा कि उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पूछा फिर डॉक्टर अंबेडकर ने, मेरे रहने की कोई व्यवस्था कि नहीं, अपने हिसाब से करो, ठीक है। दूसरा एक बर्ताव उन्होंने और देखा, डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर वहां पर स्थापित थे, लेकिन ऑफिस का जब चपरासी आता तो फाइल को टेबल के ऊपर रख कर नहीं जाता बल्कि फेंक कर जाता कि अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अंबेडकर साहब ने अगर हाथ लगा ले तो अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा उस फाइल के। एक इतनी बड़ी व्यक्तित्व के साथ इतना बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, आप कल्पना कर लीजिए आम व्यक्ति के साथ क्या होता होगा। बात आती है उनके रहने की। जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने रहने के लिए इधर उधर तलाश किया तो हर आदमी ने कमरा देने से इनकार कर दिया उनको। कह रहे तो छोटी जात का है, ये तो अछूत है, अस्पृश्य है, इसको तो अगर हाथ तक लगा लिया जाएगा, किसी बात तक कर ली जाएगी तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की समाज की जो अगड़ी जातियां हैं उनके द्वारा पैदा किया गया एक भेदभाव था, एक डिस्क्रिमिनेशन था। वो अंत में जाकर के वो एक क्रिश्चियन धर्मशाला थी उसमें पहुंचे वो, और वहां जाकर बात की। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने यही पढ़ा था कि जो कास्टिज्म है, जो जातिवाद है, वो केवल हिंदू धर्म में है। बाकी किसी भी पर्टिकुलर धर्म में कास्टिज्म को नहीं माना जाता, जातिवाद को नहीं माना जाता, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जब वहां पर जाकर चर्चा की उन्होंने कि यार ऐसे शहर मेरे को कमरा चाहिए, तो फिर नाम पूछा, फिर बताया कि यार आप तो अछूत हो, आप दलित हो, आपको कमरा नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा यार तुम्हारी क्रिश्चियनिटी में कहां होता है, जातिवाद है ही नहीं आपके तो। कि भाई जी जातिवाद तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कमरा दे देना तो बाकी लोग जीने नहीं देंगे हमारे को। लेकिन फिर भी जब खूब रिक्वेस्ट की डॉक्टर अंबेडकर ने, तो डॉक्टर अंबेडकर से कहा गया कि आप एक काम करो, आप कोई क्रिश्चियन नाम रखो और उस नाम के आधार पर आप यहाँ रह सकते हो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना दूसरा नाम चेंज किया और उस नाम से एंट्री की उसमें। अब डॉक्टर अंबेडकर को रहने के लिए जो कमरा दिया गया, उस धर्मशाला का सबसे बेकार कमरा, जैसे पूरी धर्मशाला का जो कूड़ा करकट है, जो कचरा है, वो रखा जाता था जिसमें। लेकिन ये कमरा भी उनके नसीब में केवल 3 दिन तक रहा। 3 दिन के बाद धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चल गया ये तो अछूत है, दलित है, वहां से भी डॉक्टर अंबेडकर को जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने महत्वपूर्ण एजुकेशन लिया हुआ व्यक्ति, इतने महत्वपूर्ण पद पर काम करने वाला व्यक्ति, और उसके साथ इस स्तर पर भेदभाव। वो चाहते थे तो उस समय भी, अगर चाहते तो उस समय भी वो यूएस जा सकते थे, वो लंदन जा सकते थे और वहां पर एक आलीशान जिंदगी जी सकते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने फिर एक बीड़ा उठाया कि अगर इसी प्रकार से पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अगर भेदभाव होता रहा, डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी और बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया फिर। और फिर जब संविधान के निर्माण की बारी आई तो उस समय बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के उन देशों के संविधानों का अध्ययन कर रहे थे।
फिर बी एन राव साहब को एक व्यक्ति मिला, उन्होंने चर्चा की, भाई कैसे यहाँ पर कैसे भटक रहे हो, क्या पता है ना हमारे संविधान सभा गठन किया जाएगा और एक बढ़िया सा संविधान बना रहे हैं हम, तो तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो, अपने देश जाओ। आपके देश में एक व्यक्ति ऐसा है जो खुद चलता फिरता एक संविधान है, उसको विश्व के सारे संविधानों के बारे में पता है। डॉक्टर अंबेडकर से मिलिए आप जाकर के, और डॉक्टर अंबेडकर से उसके संदर्भ में चर्चा कीजिए आप। डॉक्टर अंबेडकर एक महत्वपूर्ण सजेशन आपको संविधान के निर्माण में देंगे। और फिर जब संविधान निर्माण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण समिति की बात आती है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और फिर अंबेडकर साहब का ये वो महत्वपूर्ण योगदान था जिसकी बदौलत 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो हमने देखा कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके पीछे अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी एक व्यक्तित्व का है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। मैं तो बार-बार ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूं कि स्पेशली जो महिला शक्ति हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको तो बारंबार कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहिए बाबा साहब अंबेडकर को कि अंबेडकर साहब का ही ये योगदान है। अंबेडकर साहब का किया गया कार्य ये है कि आज आप इस पुरुष वर्ग के साथ बैठ करके अपनी एजुकेशन गेन कर रहे हैं, और ना केवल एजुकेशन गेन कर रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान के समाज में आज जितने सारे वर्ग हैं, जितने सारे अलग-अलग फील्ड हैं, वो साइंस का फील्ड हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी का हो सकता है, वो आर्ट एंड कल्चर का हो सकता है, या फिर वो अंतरिक्ष की दुनिया हो सकती है, उसमें पुरुष के साथ-साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर का ही वह योगदान है जिसकी बदौलत अब तक हिंदुस्तान में 2 महिला शक्तियां देश की पहले नागरिक के पद पर कार्य कर चुकी हैं। ये कर रही हैं, अभी राइट नाउ कर रही है द्रौपदी मुर्मू साहब। तो कहीं ना कहीं आज डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और ऐसे जब जब भी व्यक्तित्व ने हिंदुस्तान की धरा पर जन्म लिया है तो कई सारे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं। वैसे लोग तो वाकई में हमेशा वंदनीय रहते हैं। हवा तेज करवा दो सर। अच्छा